Hello friends, welcome to our channel e-learning commerce classes for standard 11। चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर अकाउंट्स चैप्टर, दैट इज जर्नल। यस, जर्नल एंट्रीज जो आपके अकाउंट्स का सबसे बेसिक चैप्टर है, जहाँ से आपकी अकाउंट्स की स्टार्ट होती है, जहाँ से आपका अकाउंट्स लिखना शुरू करते हो आप, और उसके आगे धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आप अकाउंट्स कवर करते हो। जर्नल देखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आज इस चैप्टर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे इसमें अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स और इसके इम्पोर्टेंस, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमें जर्नल एंट्री करनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर होते हैं एज अ अकाउंटेंट हमारे लिए, वो हम देखेंगे। फिर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूँगा चेक के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। देन उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने प्रॉपर चैप्टर पे जो कि है जर्नल। उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे और किस तरह से उसे हम यूज़ करने वाले हैं वो समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने पहले कंसेप्ट से। पहला क्वेश्चन के तौर पे मैं आपके लिए ला रहा हूँ, क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं और हमें क्या करना चाहिए उन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए। दोस्तों, अकाउंटिंग करते समय सबसे पहला रूल, थंब रूल हमें याद रखना है कि कोई भी एंट्री हम अपने बुक्स में करें, चाहे वो हम मैनुअल एंट्री करें, चाहे अकाउंट्स की एंट्री हम अपने कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर में करें, उस एंट्री का पहला बेसिक आधार होता है पेपर, जिस पेपर की वजह से आप उसे एंटर करते हो। पेपर यानी क्या, डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर से वो ट्रांजैक्शन डिफाइन होती है, और वो ट्रांजैक्शन डिफाइन होने के बाद हम उसे अपने बुक्स में एंटर करते हैं। एक छोटा सा अगर एग्जांपल मैं लेना चाहूँ तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि समझ लीजिए आपने कोई कंप्यूटर खरीदा है आपके बिज़नेस के लिए, या फर्नीचर खरीदा है आपके बिज़नेस के लिए, और फर्नीचर खरीद के लाया है आपके बिज़नेस में 10,000 रुपये का। तो 10,000 की एंट्री करने के लिए आपको सिर्फ फर्नीचर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास उसका बिल होना ज़रूरी है, ताकि आगे के दिनों में जब आपसे किसी ने पूछा कि ये एंट्री किस बेसिस पे की गई है, तो वो आप उसे बिल प्रोड्यूस कर सकते हो। कैश मेमो हो चाहे क्रेडिट मेमो हो, जो भी आपके पास वो बिल हो, उसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो और वो बोल सकते हो कि इस बेसिस पे मैंने ये अकाउंटिंग एंट्री की है। तो अकाउंटेंट का सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट उसके हाथ में आए, पैसे पहले उसे एनालाइज करे, कि उसे देखे, चेक करे कि वो लीगली सही है या गलत है, और किस काम में हमें आने वाला है, और ये क्या प्रूफ हमारे लिए बनने वाला है। अगर मैं बुक की भाषा में बोलूँ तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है मैं बता देता हूँ। एवरी एंट्री इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट इज सपोर्टेड विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। दिस पेपर आर कॉल्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द बेस ऑफ एंट्री ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो मैंने आपको अभी समझाया वही उन्होंने भी कहा है कि आपके सारे एंट्री का बेस क्या होना चाहिए, वो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो समझना हमें ज़रूरी है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। अब मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया है, फिर से एक बार बता दूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हम जब अपने बुक्स में एंटर करते हैं तो उसके लिए उसका प्रूफ होना ज़रूरी है। तो ये हमारा एक रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है। फॉर लीगल एविडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपको किस बोला जाए कि भाई ये कहाँ से लाया है या इसकी लीगलिटी क्या है, तो आप उसे सामने रख सकते हो और बोल सकते हो कि दिस इज़ द लीगल डॉक्यूमेंट, इसके बेसिस पे मैंने अकाउंटिंग किया है। समझ लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी कंपनी के अकाउंट्स लिख रहे हो और आपसे उस कंपनी के एम्प्लॉय ने एडवांस लिया है। एडवांस लेते समय उसने आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं दिया, या आपने कोई डॉक्यूमेंट उससे साइन नहीं करवाया, और 4 दिन बाद अगर वो आपको कहे कि मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, तो आपको प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये हमारे हित में भी है कि हम जो भी एंट्री करें उसके लिए पहले हम अपना लीगल एविडेंस बना लें। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसे हम अपने लीगल एविडेंस बना लें ताकि उसे यूज़ कर सके। इसी केस में अगर आपने उस एम्प्लॉय को वाउचर साइन करवा लिया कि एडवांस लिया है फॉर सच एंड सच रीजन ऑन सच डेट, तो वो कभी मुकर नहीं सकता कि भाई आपसे उसने पैसे लिए हैं या नहीं। थर्ड है रिक्वायर्ड बाय चैरिटी ऑफिसर कमिश्नर।
ये ट्रस्ट के केस में जब भी आपको ट्रस्ट कमिश्नर या ट्रस्ट के कमिश्नर बुलाते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स लेके कि भाई आपने जितने भी खर्चे किए हैं या जो आपको इनकम आए हैं उसका हमें सोर्स बता दो, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोड्यूस करने ज़रूरी हो जाते हैं। फॉर स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज़, ये गवर्नमेंट को जब टैक्सेस भरवाती है आपसे, तो वो चेक करना चाहती है कि आप सही में टैक्स सही तरीके से कैलकुलेट करके भर रहे हो या नहीं भर रहे हो। तो इसके लिए भी वो आपसे आपके जितने भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मंगा सकती है और चेक कर सकती है। तो एट सेम टाइम हमें उसके साथ रेडी होना चाहिए। हमारे पेपर इस तरह से लगाए होने चाहिए कि हमें किसी ने भी बोला तो कौन से तारीख को क्या है हुआ था ट्रांजैक्शन, हमें तुरंत फाइल खोल के दिखाने आना चाहिए। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अब मैं आपको ले चलता हूँ इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। हमने पीछे देखा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का क्या महत्व है और क्या होता है। अब हम दिखने वाले हैं अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमें हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। पहला है वाउचर। वाउचर को हम और सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसे हम अलग अलग तरीके से बता सकते हैं, वो कि इंटरनल वाउचर, एक्सटर्नल वाउचर, जर्नल वाउचर, कैश वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट अ पेमेंट मेड टू एनी बिजनेस। अगेन ये एक लीगल एविडेंस है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स मैंने आपको अभी बता ही दिए। आपको समझना ये होगा कि ये डॉक्यूमेंट आपके हर एंट्री के पीछे सपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके जो टाइप्स जो मैंने आपको बताया, इंटरनल वाउचर। इंटरनल वाउचर यानी क्या है? जिस वाउचर को आप बाहर से नहीं ला सकते हो उसे आपको खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आपने किसी को, आपके एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो सैलरी स्लिप आपको बनानी होती है। जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हो आपके प्रीमाइसेस के अंदर उसे हम इंटरनल डॉक्यूमेंट कहते हैं। आप अगर किसी बिजनेसमैन ने अगर कोई खर्चा किया है ट्रैवलिंग के ऊपर, जो कि रिक्शा है या बस ट्रैवल है, उसके भी कोई जो भी आपको सपोर्टिंग आपके खर्चे के ऊपर जो भी आप खर्चा करते हो उसका सपोर्टिंग बाहर के किसी थर्ड पार्टी से मिले, उसे हम एक्सटर्नल वाउचर कहते हैं। आपने अगर समझिए आपके बिजनेस के लिए कैलकुलेटर खरीद के लाया है, तो कैलकुलेटर का आपके बिल में भी मिलेगा साथ में। तो जो बिल आपको मिलने वाला है वो आपका एक्सटर्नल वाउचर हो जाता है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको इलेक्ट्रिसिटी कंपनी देती है और उसका पेमेंट का रिसीट देती है जब आप पे करते हो, तो वो आपके लिए एक्सटर्नल वाउचर हो जाता है। तीसरा है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर इज अ बेसिक एंड ओरिजिनल वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द ट्रांजेक्शन शुड बी जर्नलाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जर्नल वाउचर यानी क्या? कई बार ऐसे होती है कि जब आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करना होता है, तो उस समय आपको आपका जर्नल वाउचर बनाना होता है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये बैलेंस ट्रांसफ़र जो किया है हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो क्यों किया है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं तो वो है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम बाद में देखने वाले हैं, लेकिन जब भी मैंने आपको जैसे बताया था कि डेप्रिसिएशन हमें हर फिक्स एसेट को देना होता है क्योंकि हम उसे हर साल यूज़ करते हैं, तो वो भी एक एंट्री जर्नल वाउचर की एंट्री उसकी आपको बनानी पड़ती है कि कौन से एसेट को कितने परसेंटेज से कितने दिनों के लिए डेप्रिशिएट किया, ये एक आपको करना होता है। आगे का वाउचर है वो है कैश वाउचर। कैश वाउचर यानी क्या? जो भी खर्चा आप कैश में करते हो उसके एवज में आपको एक वाउचर बनाना पड़ता है कि आपने इतना इतना कैश इस दिन इसको दिया है या इतना स्पेंड किया है, उसके लिए आपको कैश वाउचर बनाना पड़ता है। दोस्तों ये सब वाउचर्स के स्पेसिमेन आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल ही जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती चीज़ें जो होती है वो बता देता हूँ कि कोई भी वाउचर आप जब बनाते हो तो उसमें आपकी कंपनी का नाम होना ज़रूरी है, उसको सीरियली नंबर करना ज़रूरी है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन है उसे हमें बताना ज़रूरी है, कौन से तारीख को वो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बताना ज़रूरी है, उसमें हमें अमाउंट्स लिखना ज़रूरी है। अमाउंट सिर्फ फिगर में नहीं वर्ड्स में भी होना ज़रूरी है, और एट द एंड उसे अप्रूव कौन करने वाला है, ऑथोराइज कौन करने वाला है, और साइन किसने किया है, ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपके वाउचर में होना चाहिए, ये आपको जान लेना चाहिए। अब मैं आगे बताता हूँ। दिस इज अ पार्ट ऑफ वाउचर ओनली, दैट इज टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस यानी क्या? जो भी आप बिल
आपको कुछ खरीदी करने पे मिलता है उसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। टैक्स इनवॉइस बहुत ज़रूरी है। और ये कौन बनाता है? टैक्स इनवॉइस सेलर बनाता है। जब आप उसे कोई माल खरीदते हो तो माल के साथ वो आपको उसकी बिल देता है। आपने अगर आपके लिए कभी मोबाइल खरीदा होगा तो आप जानते हो कि मोबाइल के साथ आप बिल उसे संभाल के रखते हो। क्यों? क्योंकि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसका आपको वारंटी गारंटी मिल सके। तो इसके लिए वो एविडेंस हो गया ना आपके लिए भी कि टैक्स इनवॉइस की हमने ये तारीख को ये मोबाइल इस दुकान से ख़रीदा था। अगर उसमें कोई खराबी आती है तो आप 6 महीने के अंदर कंपनी को क्लेम कर सकते हो। तो सेम थिंग हमें बिजनेस में भी रखना ध्यान है कि कोई भी चीज़ हम खरीदें अपने बिजनेस के लिए तो उसको हमें संभाल के रखना ज़रूरी है, उसके बिल उसको और वाउचर्स को। अब टैक्स इनवॉइस आफ्टर टैक्स जीएसटी रिजीम और भी ज़रूरी हो गया है ताकि आप उसे क्रेडिट ले सको। मैं बताऊंगा क्रेडिट क्या होता है, कैसे लेना है, उसका भी मैं कंसेप्ट आपको ज़रूर समझाऊंगा। आगे का डॉक्यूमेंट है क्रेडिट मेमो। दोस्तों, टैक्स इनवॉइस और क्रेडिट मेमो में वैसे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना ज़रूरी है। टैक्स इनवॉइस यानी आपने कोई चीज़ खरीदी और कैश में लाया तो उसे हम टैक्स इनवॉइस कहते हैं। लेकिन वही चीज़ आपने खरीदी और उसका पेमेंट आप कुछ दिनों बाद करने वाले हो, यानी कैश तुरंत नहीं भरने वाले हो, तो वो सामने वाली पार्टी उस पर क्रेडिट मेमो लिख देती है। मतलब टैक्स इनवॉइस के नीचे ही लिख देती है क्रेडिट मेमो, ताकि उसे ये समझ में आए कि ये पैसे अभी तक मिले नहीं है, जब मिलेंगे तब वो उसे रिसीव कर सकता है। आगे का है रिसीट। रिसीट यानी क्या? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्रेडिट मेमो में आप पैसे तुरंत नहीं देते हो। क्रेडिट मेमो में जब पैसे आप दोगे, समझो आपने 10 दिन बाद उस परचेज का पेमेंट किया, तो सामने वाला आपको रिसीट इशू करेगा। रिसीट यानी क्या? ये एक एविडेंस है जिसमें लिखा होता है कि आपने सच एंड सच अमाउंट सच एंड सच डेट को किस पार्टी को दे दिया। पिछले वाले ट्रांजैक्शन में जैसे जहाँ पे आपने खरीदी करी थी क्रेडिट मेमो पे, 10 दिन बाद आप जब पेमेंट करने जाओ तो आप उसे रिसीट मांग लो, ताकि आप उसे प्रूव कर सको बाद में कि भाई मैंने ये 10 दिन बाद पेमेंट कर दिया था। कल को वो आपसे बोले कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया, तो आप उसे वो रिसीट दिखा सकते हो और वो आपका लीगल एविडेंस साबित होगा। आगे का है चेक। चेक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी उसे डिफाइन किया गया है और अपने जीवन में भी बहुत काम आने वाला डॉक्यूमेंट है। और दोस्तों, चेक पे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जितने भी इनवॉइस क्रेडिट मेमो कौन बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया टैक्स इनवॉइस, अगर आप सेलर हो तो आपको सेल के साथ बनाना है। यही एविडेंस आपके परचेज़र जिसने आपसे परचेज़ किया है उसके लिए वो इनवर्ड डॉक्यूमेंट होगा और आपके लिए वो आउटवर्ड डॉक्यूमेंट होगा। सेम चीज़ क्रेडिट मेमो के लिए, अगर आप बना रहे हो तो आपके लिए वो एक्सटर्नल आउटवर्ड डॉक्यूमेंट होगा, आउटवर्ड इनवॉइस होगा। लेकिन आप जब खरीद के ला रहे हो तो सामने वाला का आउटवर्ड होता है और आपका इनवर्ड होता है। ये आपको समझना ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ आपको चेक के बारे में। चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइन किया गया है और वो क्या कहता है मैं बता देता हूँ। अ चेक इज अ रिटन ऑर्डर साइंड बाय एन अकाउंट होल्डर डायरेक्टिंग अ स्पेसिफिक बैंकर टू पे ऑन डिमांड सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू अ पर्सन नेम देयर इन टू द बेयरर। इसको मैं समझाने से पहले मैं बता दूं पार्टीज कौन कौन है इस चेक में, कौन कौन होते हैं। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। यानी क्या? इस डेफिनेशन को मैं अगर सरल भाषा में कहूँ तो ड्रॉवर यानी जो भी चेक लिखता है, जिसकी भी जो भी चेक देता है, यानी अगर आप किसी को चेक दे रहे हो तो इस केस में आप ड्रॉवर हो और आप बैंक को ऑर्डर देते हो कि आप जिसके नाम पे लिख रहे हो, यानी पेई, जिसके भी नाम पे आप वो चेक लिख रहे हो उसे वो चेक जो भी होल्ड कर रहा है उसे आप सर्टन अमाउंट ऑफ मनी पे कीजिए, जितना भी मैंने उस चेक पे लिखा है। और इस केस में ड्रॉवी कौन होता है? ड्रॉवी यानी बैंक। इट इज़ ऑलवेज बैंक, कि जिस बैंक के नाम पे आप चेक बना रहे हो, यानी जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो आपके लिए ड्रॉवी है। जिसको आप दे रहे हो वो पेई है और आप ड्रॉवर हो। और ये आपका रिटर्न ऑर्डर होता है जो बैंक को फुलफिल करना होता है अगर आपके अकाउंट में प्रॉपर अमाउंट बैलेंस हो, आपकी साइन मैच हो और सब चीज़ें प्रॉपरली उसमें लिखी हो। अब देखते हैं कंटेंट ऑफ चेक। चेक में कंटेंट क्या क्या होने ज़रूरी है वो बहुत ज़रूरी है। पहला, नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस ऑफ द बैंक।
वो बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ इशू ये एकदम ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने कोई चेक इशू किया है किसी पार्टी को और उसने 3 महीने के अंदर वो चेक रियलाइज़ नहीं किया, यानी बैंक में जाके सबमिट नहीं किया, तो वो चेक की मान्यता रद्द हो जाती है, आपको नया चेक इशू करना होता है। थर्ड है नेम ऑफ द पेई, जिस किसी को आप पे कर रहे हो इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम लिखना ज़रूरी। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द अकाउंट होल्डर, यानी अगर आप चेक इशू कर रहे हो तो आपका नाम और सिग्नेचर मैंडेटरी है। चेक नंबर, ताकि बैंक उसको सीरियली नंबर कर सके। MICR कोड, ताकि कौन से ब्रांच का है वो समझ में आ सके। IFSC कोड, अगेन ब्रांच की उसमें कौन से ब्रांच की बैंक अकाउंट है वो पता चल सके। अकाउंट नंबर, यानी किसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं वो भी हमें जानना ज़रूरी है। और अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर, ये दोनों अमाउंट आपके मैच होने चाहिए। अगर इन केस आपके अमाउंट और वर्ड मैच नहीं होते तो वो चेक डिसऑर्डर हो सकता है, और जनरली अगर किसी कुछ डिस्क्रिपेंसी हो तो अमाउंट इन वर्ड को ही पकड़ा जाता है। तो ये था कंटेंट ऑफ चेक। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ चेक। दोस्तों, टाइप ऑफ चेक भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। एज अ अकाउंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। पहला है बेरर चेक। बेरर चेक यानी क्या, जिसके ऊपर आपको, जिसके पास भी वो चेक हो वो उसे बैंक में जाके निकाल सकता है। इस पर किसी का भी नाम लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ अ ऑर्डर टू द बैंक कि जिसके पास भी वो चेक हो वो अकाउंट में जाके पैसे निकाल सकता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप किसी को बेयर चेक दे रहे हो तो इट इज़ लाइक अ लॉटरी टिकट, जिसको मिल जाए वो उसका पैसा। इसलिए हमें वो नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हमें ऑर्डर चेक या क्रॉस चेक देना ज़रूरी है। ऑर्डर चेक या क्रॉस चेक यानी क्या, कि आपको बेरर वर्ड जो लिखा है और बेरर चेक के ऊपर उसे कट करना है, और आपको 2 पैरेलल लाइन, जैसे जहाँ पे मैंने अकाउंट पे ही लिखा है वैसे अगर आप अकाउंट पे ही ना लिखते हुए सिर्फ 2 लाइन पैरेलली बना देते हो तो इसमें आपको उसे हम क्रॉस चेक कहते हैं। और वो सिर्फ काउंटर पे ही पे नहीं हो सकती, उसे आपको अपने आपके अकाउंट में ही जमा कराना होता है। आप काउंटर पे जाओगे और बैंक को बोलोगे पैसे देने, तो बैंक नहीं देगी, आपको आपके अकाउंट में जमा कराना है। तो ये सेफ़ है। क्रॉस अकाउंट पे ही चेक, जहाँ पे मैंने आपको बोला 2 पैरेलल लाइन है, अकाउंट पे ही लिख दिया आपने, तो ये और सेफ हो जाता है। भले अकाउंट पे ही का कोई डेफिनेशन नहीं है इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, लेकिन कमर्शियल बैंकिंग बिजनेस में इसे एक्सेप्ट किया गया है और इसे सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट माना जाता है। इसमें आपको कहीं पे भी आपका पैसा जाने की, कोई गलत हाथों में जाने की गुंजाइश नहीं है। जिसको आपने दिया है उसी के अकाउंट में ही जाएगा और बैंक के थ्रू ही जाएगा। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था चेक के बारे में, हमें जानना ज़रूरी है। दो आज के समय में हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने पूरा 100% शिफ्ट नहीं हुए, इसलिए चेक के बारे में आपको समझना ज़रूरी है। अब कोर ऑफ द टॉपिक जो कि है जर्नल। जर्नल समझने से पहले मैं उससे पहले इंट्रोड्यूस करा दूँ आपको कि जर्नल क्यों, क्या होता है। टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया एवरीडे ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स में होने चाहिए, तो जर्नल ही एक एंट्री ऐसी होती है जो हमें रेगुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होती है। टू क्लासीफाई और शॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन इन अ फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट और सब्सिक्वेंट एंट्री इन लेजर। इसकी वजह से हमें ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना आसान हो जाता है। सब्सिक्वेंटली उसे हमें जब पोस्टिंग करनी है तो कब करनी है, कैसे करनी है, वो करना आसान हो जाता है। कीप रिकॉर्ड ऑफ डेली ट्रांजेक्शन, थोड़ा सा रिपीटेशन है लेकिन इसी तरह से दिया है आपके बुक्स में कि आपको डेली ट्रांजेक्शन करना ज़रूरी है, इसलिए जर्नल एंट्री ज़रूरी है। नोन एज अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यहाँ से आपकी अकाउंट की शुरुआत होती है, इसलिए हम इसे ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री कहते हैं और आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी क्या, जो भी एंट्री आप करते हो उसे सीक्वेंसली करना है, डेट वाइज आपको जिस तरह से जो जो चीज़ें घटती जाती है उस तरह से करना है। हमें शफल नहीं कर सकते इसमें कि कल की एंट्री आज कर दी, आज की एंट्री कल कर दी, नहीं। जिस दिन जो ट्रांजेक्शन हुआ वो उसी दिन उसी डेट को रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। डेट वाइज इन ऑर्डर इन विच दे टेक प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया कि तारीख वाइज ही आपको उसे करना है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्राइम एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्राइम एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ जर्नल। जर्नल जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से जोर, विच मीन्स अ डे। देयर फॉर जर्नल एंट्री मीन्स डेली रिकॉर्ड, यानी क्या, आपको जो ट्रांजेक्शन
हो रहे हैं आपके रोज के अकाउंटिंग में, उसे आपको डेली ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करना है। अब मैं बताता हूँ दो डेफिनेशन जो आपके बुक में दिए हैं, मैं रीड कर देता हूँ। इन दोनों का कहना यही है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उन्होंने अपने अपने भाषा में डिफाइन किया है। पहले हैं एलसी कूपर साहब, जिन्होंने कहा है जर्नल इज़ अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासीफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजेक्शन इन अ फॉर्म ऑफ कन्वीनियंट फॉर देयर सब्सिक्वेंट एंट्री इन द लेजर। यानी उन्होंने वही कहा है कि क्लासीफाई करना आसान है, कन्वीनियंस है, और उसे हमें लेजर में पोस्टिंग करने के लिए आसान ही हो, इसलिए जर्नल एंट्री करना ज़रूरी है। और एरिक कोलर कहते हैं जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नॉट प्रोवाइडेड इन स्पेशलाइज्ड जर्नल। इनका भी यही कहना है कि जर्नल बुक एंट्री ओरिजिनल एंट्री बुक ऑफ रिकॉर्ड है और इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आगे लेके चलता हूँ मैं आपको इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में भी आने के चांसेस हैं और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी, प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया ये पहला बुक है जहाँ से आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है, सो इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन, मैं आपको जब जर्नल की एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा आपको हम इसमें क्या क्या कंसिडर करते हैं। सो सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है, इसलिए हम इसे सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हम लिख लेते हैं। डेट वाइज रिकॉर्ड, डेट वाइज रिकॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे आपको ट्रांजेक्शन लिखते जाना है। जर्नल इज़ अ सब्सिडरी बुक, ये आपको याद रखना है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सिडरी बुक। अकाउंट्स आर फॉर्म्ड ऑन दिस बेस्ड ऑफ जर्नल, आपकी जितने भी अकाउंट्स बनते हैं आगे के, ये सब जर्नल बेस पे ही होते हैं। नरेशन गिव एक्सप्लेनेशन, जो भी आप एंट्री करते हो उसका नेचर क्या था, उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन या शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नरेशन में हमें लिखना ज़रूरी होता है ताकि हम उसे क्लासीफाई करना ईजी हो। हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर, सिंस इट इज़ अ प्राइम एंट्री बुक्स जहाँ पे सबसे पहले बुक्स लिखी जाती है, अगर कोई गलती यहीं पे हो जाए तो आगे के बुक्स रिकॉर्ड आपके गलत हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ढूंढना भी आसान है क्योंकि आप उसको सीक्वेंस वाइज डेट वाइज लिखते हो। चेक अर्थमेटिकल एरर, आपको हर बार टोटल लेनी होती है आपके जर्नल की लास्ट पेज की, तो आपको अगर कुछ डेबिट और क्रेडिट में कुछ अगर डिफरेंस रह जाए तो आपको तुरंत चेक करना आसान हो जाता है कि भाई कहीं तो कुछ एंट्री मिस हो गई है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसी के बाद जर्नल के बाद लेजर बनता है, लेजर से ही हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इट इज़ अ फर्स्ट बुक जहाँ से आपकी अकाउंट की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं एक एग्जाम्पल जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है बुक्स में, और इसी फॉर्मेट में आपको भी करना ज़रूरी है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले एग्ज़ाम में। जर्नल एंट्री लिखने से पहले आपको एक कॉलम बनाना है जिसमें आपको डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, एलएफ यानी लेजर फोलियो लिखना है, डेबिट अमाउंट रुपीज़ में और क्रेडिट अमाउंट रुपीज़ में, ये आपको मेंशन करना ज़रूरी है। कोई भी आप एंट्री करते हो तो उसका डेट आपको इस फॉर्मेट में लिखना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। पहले आप ईयर लिख दीजिए, फिर उसके बाद कौन से मंथ की एंट्री है वो मंथ डिस्क्राइब कर दीजिए, और उसके बाद आप डेट लिख लीजिए। ये अगर आप पहले एंट्री में लिख दोगे तो आगे अगर उसी मंथ की एंट्री चल रही है तो आप सिर्फ उसके डेट बदल सकते हो, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसी की जाती है, पहले अकाउंट डेबिटेड जो भी है उसे हम लिखते हैं और उसके आगे डी आर डॉट लिखना ज़रूरी है। डी आर यानी क्या, डेबिट रिकॉर्ड। ये आपको बाहर किसी से पता नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। डी आर यानी डेबिट रिकॉर्ड, सी आर यानी क्रेडिट रिकॉर्ड। तो जो भी आप अमाउंट, जो भी लेजर को आप हिट करने वाले हो, जो भी अकाउंट डेबिट होने वाला उसे डी आर लिखिए और डेबिट के कॉलम में उसकी अमाउंट लिख दीजिए। और जो भी अमाउंट आपको क्रेडिट करना है, टू अकाउंट क्रेडिटेड, जो भी अकाउंट क्रेडिट होने वाला है टू लिखना ज़रूरी है और उसके आगे अकाउंट का नाम लिखना है और उसके आगे क्रेडिट कॉलम में आपको उसकी अमाउंट लिखनी है। ये होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको नीचे नरेशन लिखना है ब्रैकेट्स में। और नरेशन किससे शुरू होता है, हमने देखा था बीइंग और फॉर, नॉर्मली बीइंग यूज़ होता है तो आप उससे लिख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है आपका कि अगर 5 सितंबर 2020 को कंप्यूटर खरीदा है आपने 20,000 रुपये कैश देके, 30,000 रुपये कैश देके, तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, क्यों, लैपटॉप रियल अकाउंट है और डेबिट क्यों किया जाता है, लैपटॉप इज़ कमिंग इन रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन
एंड अगेन टू कैश, कैश को क्रेडिट किया हमने, कैश अगेन रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी लैपटॉप को आपने डेबिट किया 30,000 डेबिट के कॉलम में लिखा, कैश आपके अकाउंट से गई तो आपने क्रेडिट में 30,000 लिखा, और नीचे हमने नरेशन लिख दिया बीइंग लैपटॉप परचेज फॉर कैश, ताकि आपको जब भी ये ट्रांजेक्शन के बारे में पूछा जाए तो आप बोल सकते हो हमने लैपटॉप ख़रीदा था, और आपसे पूछा जाए कि किस बेसिस पे आपने ये एंट्री की, तो आपको आपके 5 सितंबर का डेट का फाइल खोलना है, उसमें ये बिल निकाल के सामने रख देना है कि ये लैपटॉप हमने ख़रीदा था। आपका अकाउंटिंग एविडेंस भी आपके पास है और आपकी जर्नल एंट्री भी आपके पास है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कास्टिंग ऑफ जर्नल, जर्नलाइजिंग, स्टेप फॉर जर्नलाइजिंग। कास्टिंग ऑफ जर्नल यानी क्या? जर्नल एंट्री करते समय हमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का ध्यान रखना ज़रूरी है, और जब भी आपका जर्नल एंट्री किसी पेज पे ख़त्म हो जाए तो आपको उस पेज पे उसकी टोटल लिखनी है, और टोटल दोनों डेबिट की भी करनी है और क्रेडिट की भी करनी है। टोटल करने के बाद आपको ये करना है कि अगर आपका टोटल मैच होता है तो उसे नीचे लिखना है टोटल कैरी फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर कॉलम। वहाँ पे आपको लिख देना है कि भाई ये जो टोटल आई है इस जर्नल की लास्ट पेज की, उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और जिस पेज पे आप उसे वापस शुरुआत कर रहे हो उस वहाँ पे आपको लिखना है ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, और वहाँ पे जो भी लास्ट पेज की एंट्री है उसे आपको लिख देनी है। इसे हम कहते हैं कास्टिंग, यानी ग्रैंड टोटल आपको हर पेज की करते जाना है ताकि कहाँ पे एरर अगर कुछ रह जाए तो तुरंत आपको समझ में आए। जर्नलाइजिंग यानी क्या? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग और रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, यानी जो भी आप एंट्री बुक्स में करते हो उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। सो ये इतना सिंपल था समझना। अब मैं आपको बता दूं स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के स्टेप्स क्या फॉलो करना है आपको, वो एक बार आप समझ लीजिए ताकि आपके जर्नल एंट्री करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। पहला है एनालाइज द सोर्स डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट को आपको एनालाइज करना है, और डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या होने वाले हैं, इसी बेस पे आपकी अकाउंटिंग होने वाली है। उसे एनालाइज कीजिए कि ये कैसा ट्रांजैक्शन है, ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, इसी साल का है कि नहीं है, पर्टिकुलर्स आप उसके चेक कर लीजिए, डेट चेक कर लीजिए, आपकी कंपनी को ही नाम पे बिल दिया है कि नहीं, उसे एनालाइज करना ज़रूरी है। देन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन उस बिल में या उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा गया है, उससे आपके लिए ट्रांजैक्शन परचेज का है या सेल का है वो आपको समझ में आएगा। सेल बिल आपकी कंपनी का है तो ये आपका सेल ट्रांजैक्शन है, और आपने कहीं से परचेज़ किया है तो वो परचेज ट्रांजैक्शन है, कुछ पेमेंट है तो पेमेंट ट्रांजैक्शन है। तो फाइंड आउट द अकाउंट इन्वॉल्व। अब उसमें इस ट्रांजैक्शन में आपको देखना है कि आपके अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं। वो अकाउंट्स देखने के बाद सर्टेन 2 अकाउंट्स, यानी कौन से 2 टाइप के अकाउंट आपके हो रहे हैं उसमें हिट, एक डेबिट वाली अकाउंट होगा, एक क्रेडिट वाला अकाउंट, तो उस दोनों को आपको समझ लेना है। उसके बाद आपको क्लासीफाई करना है, जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन रूल्स बताए थे, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, उस तरह से क्लासीफाई करना है, और उसके हिसाब से आपको रूल्स, आपके जो भी है गोल्डन रूल्स, उसके हिसाब से समझ के 2 इफेक्ट्स देने हैं। अप्लाई द डेबिट एंड क्रेडिट टू ईच अकाउंट्स, उसके 2 इफेक्ट देने हैं, और 2 इफेक्ट देने के बाद उसे आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना है, यानी उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। इतना सिंपल था दोस्तों ये जर्नल एंट्री पास करना या उसके स्टेप्स को समझना। थैंक यू दोस्तों फॉर बीइंग विथ अस एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ जर्नल। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसके जर्नल के हर प्रकार के एंट्रीज़ को किस तरह से जर्नल एंट्री में लिखा जाता है, वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा विथ एग्जांपल्स, और उसके कंसेप्ट और क्लियर करते जाऊँगा। दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जितने भी आपके दोस्त अकाउंट्स में हैं। थैंक यू।